गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी चैप्टर थर्ड की क्लास नंबर 9 है। ये आपका चैप्टर थर्ड है और क्लास जो है थर्ड चैप्टर की 9th क्लास है। थोड़ा सा और एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जर्नल एंट्री के साथ अब हम पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाएंगे। ठीक है, पहले हम जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम पुनर्मूल्यांकन खाता भी देखेंगे। कल इसकी थ्योरी हमने देखी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां क्वेश्चन। वंश और हंस एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने करण को नया साझेदार बनाया और नया लाभ हानि अनुपात 3:2:1। ठीक है, देखो पुराना अनुपात भी दिया है, नया अनुपात भी दिया है, मतलब त्याग अनुपात निकालना आसान। साझेदार के प्रवेश के समय देनदार व देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान क्रमशः 40,000 और 4,000 रुपए के थे। इन्होंने बोला जब साझेदारों के प्रवेश लिया गया तो देनदार और इनके प्रावधान कितने थे? 40,000 रुपए। तो यहां पर दिया हुआ है कि प्रावधान कितने थे? देनदार 40,000 के और प्रावधान कितने के थे? 4,000 के थे क्रमशः। इस समस्त देनदार अच्छे माने गए। प्लांट जिसका पुस्तक मूल्य 1,50,000 रुपए था उसे 10% कम किया गया। प्लांट का मूल्य कितना कम करना है? 10%। फर्नीचर जिसका पुस्तक मूल्य 60,000 रुपए का था उसे 5% कम करके मूल्यांकित किया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। और ये तो आंसर दिया है इन्हें हानि। तो हमें यहाँ पर जर्नल प्रविष्टि करते हैं पहले। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। फर्मी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। साझेदारी फर्मी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। तो हम सबसे पहले प्रविष्टि में देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहां देखेंगे देनदार व देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए क्रमशः प्रावधान 4,40,000 और 4,000 के थे। मतलब देनदार 40,000 के हैं और प्रावधान कितना है? 4,000। तो पहले हम यहां पर एंट्री कर लें। क्या एंट्री होगी? पहले संदिग्ध ऋण संचय खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से 4। देखो क्या लिखा हुआ है कि देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कितना है? 4,000। और बाद में कह दिया ने कि समस्त देनदार कैसे थे? अच्छे। जितने भी देनदार हैं वो कैसे हैं? अच्छे हैं। जब देनदार अच्छे हैं तो आपका प्रावधान मतलब डूबने की संभावना तो है ही नहीं पैसों की। तो जो आपने 4,000 रुपए का प्रावधान बना लिया था
है ना। देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय कितना बनाया था, 4000, कि हमारा इतना पैसा डूब सकता है, उसके लिए 4000 का आपने प्रावधान बना लिया है, तो वो पैसा डूबने से आपका बच गया, क्योंकि सभी देनदार अच्छे हैं, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया, लाभ। जब लाभ है तो हम इसको कहां लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में। तो यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे, डूबत ऋण संचय खाता डेबिट या संदिग्ध ऋण प्रावधान खाता डेबिट और पुनर्मूल्यांकन खाते से, ठीक, नरेशन लिख देंगे, संदिग्ध ऋण प्रावधान में कमी, ये आपका कम हो गया। और आपकी हानियों में कमी होती है, मतलब क्या होता है आपके लिए, लाभ होता है। तो पहला ये है आपका। दूसरा देखते हैं अपन एंट्री, अब क्या लिखा हुआ है, प्लांट जिसका पुस्तक मूल्य कितना है, 1,50,000, 10% कम किया गया। प्लांट का मूल्य कितना कम हो रहा है, 10%। फर्नीचर का मूल्य जिसका मूल्य है 60,000, 5% कम करना है फर्नीचर का 5%। तो जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो फर्म के लिए क्या होती है, हानि। नियम क्या है, हानि तथा खर्चों को डेबिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे, आपको बताया था पुनर्मूल्यांकन वाली, कि जब संपत्तियों का मूल्य घटता है, मतलब संपत्तियों के मूल्य घटने पर पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति खाते से। संपत्ति का नाम लिख देंगे, क्या क्या है यहाँ पर, आपका प्लांट और फर्नीचर। तो हम एंट्री करेंगे दूसरी, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट प्लांट खाते से फर्नीचर खाते से। ठीक है, प्लांट खाते से और फर्नीचर खाते से। कितना पैसा है और निकाल लेते हैं, देखना। तो प्लांट जो है वो कितने का आपका, 1,50,000, 1,50,000 का 10%, तो कितना आ जाएगा, 15,000। फर्नीचर कितने का है, 60,000, इसका कितना 5%, तो 5/100, यहाँ पर आ जाएगा 3,000। टोटल 18,000 मूल्य कम हो गया ना, 15 और 3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, प्लांट का मूल्य कितना कम हुआ, 15,000, फर्नीचर का 3,000, टोटल यहाँ पर कितना, नैरेशन, संपत्ति का मूल्य घटने पर, संपत्ति का मूल्य घटने पर। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं, और कुछ नहीं दिया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो, अब देखो यहां पर क्या है, पुनर्मूल्यांकन का मूल्य कितना कम हुआ है, 18,000। पुनर्मूल्यांकन का मूल्य कितना कम हुआ है, 18। हानि निकाल लेंगे यहां पर, पुनर्मूल्यांकन डेबिट और क्रेडिट। पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में कितना है और क्रेडिट में कितना है। तो देखो पुनर्मूल्यांकन जो है उसके क्रेडिट में कितना है, 4,000, और डेबिट में कितना है, 18। मतलब डेबिट में है 18,000 रुपये, क्रेडिट में कितना है,
तो हम माइनस कर देंगे 4000 को, कितना बचेगा 14,000। ये हानि। किस अनुपात के साझेदार हैं लोग? 3:2। कितना दिया हुआ है 3:2। इसको हम बांटेंगे 3:2 बटे 5। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 3 का गुणा कर देंगे 0 0, 8 3 24, 3 दूनी 6, 2 8, 28 दूनी 56। ठीक है। जो हानि आई है 14,000 रुपये, उसको हम पुराने साझेदारों में, आपके लिए बताया था कि पुनर्मूल्यांकन की हानि को हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटते हैं। तो किस अनुपात में बांटेंगे अपन? 3:2 में। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर, आपको लिखा है हमने पुनर्मूल्यांकन से हानि होने पर। यदि पुनर्मूल्यांकन से हानि होती है तो एंट्री क्या करेंगे हम? साझेदार, पुराने साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से, यहाँ पर एंट्री होगी। पुराने साझेदार कौन कौन है आपके? अंश और वंश। अंश का पूंजी खाता डेबिट, वंश और अंश। वंश का पूंजी खाता डेबिट, हंस का पूंजी खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाते से। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8,400, 5,600। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 हानि होने पर। ये आपका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्या लिखा हुआ। एकांत व प्रशांत फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने निशांत को नए साझेदार के रूप में 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। निशांत के प्रवेश के समय विनियोग 60,000 रुपए के थे। आगे विनियोग को, ये आगे नहीं है, ये है आपका आधे। यहाँ पर लिख दे रहा हूं क्या है? आधे। ठीक। आधे विनियोगों को एकांत व प्रशांत ने अपने लाभ हानि अनुपात में ले लिया। शेष विनियोग 40,000 रुपए पर मूल्यांकित किए गए। प्रवेश के समय संदिग्ध ऋण व देनदार व संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान क्रमशः 17,000 व 8,000 के थे। इनमें से 5,000 के देनदार बुरे साबित हुए। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान बनाइए। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। हमें जर्नल प्रविष्टियां करना है यहाँ पर। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट। फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि, फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पर। तो देखो क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट,
निशांत। निशांत के प्रवेश के समय विनियोग 60,000 के थे। विनियोगों के आधे एकांत व प्रशांत ने अपने लाभ हानि अनुपात में ले लिया। मतलब 60,000 का हम आधा करेंगे, 60,000 का आधा कितना होगा, 1/2, तो 30,000। इस 30,000 के जो विनियोग है, ठीक है, 30,000 के जो विनियोग हैं उनको कितना ले लिया, प्रशांत, एकांत और प्रशांत ने लाभ हानि अनुपात में लिया है। तो लाभ हानि अनुपात देखो कितना दिया है, 3:2। तो 3:2 भागित 5, 5 से 6 बार, 6×3 18, 6×2 12। जब कोई साझेदार संपत्ति ले लेता है, ठीक है, जब कोई साझेदार संपत्ति ले लेता है तो हमें साझेदार से संपत्ति का पैसा लेना है, तो उसका पूंजी खाता क्या करते हैं हम, डेबिट। तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट, वो कौन सी संपत्ति ली है, विनियोग, तो विनियोग खाते से एंट्री होती है ना, तो ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। तो यहां पर लिखेंगे एकांत, एकांत का पूंजी खाता डेबिट। दूसरा कौन है, प्रशांत, प्रशांत का पूंजी खाता डेबिट। विनियोग खाते से। तीस 30,000 के विनियोग थे, जिनमें से 18,000 के एकांत ने लिए, 12,000 के प्रशांत ने। ठीक है, आधे विनियोग इन लोगों ने बांट ली लाभ हानि अनुपात में। तो यहां पर एंट्री करेंगे, विनियोग साझेदार द्वारा लेने का, साझेदारों द्वारा लेने का। दूसरा, अब उनने ये तो बोल दिया कि आधे विनियोग लिए हैं, बाकी आधे का क्या हुआ, तो देखो क्या बोलेंगे। अब दूसरा, शेष विनियोग, शेष जो विनियोग हैं उनका मूल्यांकन जो हुआ है वो कितना हुआ, 40,000। ठीक, शेष विनियोग का मूल्यांकन कितना है, 40,000। माइनस करेंगे 1/2 आधे विनियोग, 1/2 विनियोग। तो आधे विनियोग कितने के हैं, 30,000। मतलब इनकी कीमत मार्केट में कितना है विनियोग की, 40,000, जबकि उनकी लागत कितनी थी, 30,000। मूल्य बढ़ गया, विनियोग क्या है, संपत्ति, तो संपत्ति का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया है। तो कितना बड़ा है, 10,000 की वृद्धि हो गई संपत्ति के मूल्य में, ये लाभ है ना। यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो ये क्या है, लाभ। और विनियोग क्या कहलाता है, हमने बताया था ना आपको पहले भी, आय ब्याज लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कहीं दूसरी जगह लगाया गया पैसा विनियोग कहलाता है। तो 10,000 की वृद्धि, यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से, दूसरी एंट्री, मतलब विनियोग खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। कितने की वृद्धि, 10,000। नरेशन लिखेंगे, मूल्य बढ़ने पर। ठीक है, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर। अब देखो आगे, प्रवेश के समय देनदार व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 70,000 व 8,000 के। इनमें से 5,000 के देनदार बुरे साबित हुए। बुरे साबित हुए
मतलब ये पैसा नहीं देंगे 5,000। तो पहले हमें डूबत ऋण की एंट्री करना होगी, हम डूबत ऋण की एंट्री करेंगे। यहाँ पर जो बुरे साबित हुई उसकी एंट्री करना है, तो क्या होगी, डूबत ऋण खाता डेबिट देनदार खाते से, जो कि 11th की एंट्री है। क्या होगी यहाँ पर, डूबत ऋण खाता डेबिट देनदार खाते से, 5,000। डूबत ऋण होने पर ठीक है। अब जो डूबत ऋण है इसके लिए हम प्रावधान करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारे पास प्रावधान है डूबत ऋण के लिए 8,000। तो इस डूबत ऋण को हम प्रावधान में से क्या करते हैं, अपलेखित करेंगे। ठीक है, कहां से अपलेखित किया जाएगा, डूबत ऋण को प्रावधान में से। तो यहां पर हम अगली एंट्री करेंगे, डूबत ऋण संचय खाता डेबिट डूबत ऋण खाते से, कितने पैसे, 5,000। डूबत ऋण संचय से अपलेखन। इन 5,000 को हमने क्या कर दिया, डूबत ऋण संचय से अपलेखन कर दिया। अब अगला देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इन्हें कहा है संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान करना है, मतलब देनदारों पर 5% हमारा संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है। तो यहां हम एंट्री खींच, पहले एक फॉर्मेट बना ले, एंट्री नंबर कौन सी है आपकी, 5वीं। तो हमारे देनदार कितने बुरे साबित हुए हैं, 5,000। इसका हम 5% लेंगे, 5/100 है ना, कितना आ जाएगा, 250। 250, 250 रुपये। तो 250 रुपये जो है ये क्या है, फर्म के लिए हानि। तो हम कहाँ लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में, और एंट्री होगी इसकी पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। डूबत ऋण संचय खाते से, कितने, 250। डूबत ऋण प्रावधान करने पर, डूबत ऋण प्रावधान करने पर। अब हम पुनर्मूल्यांकन से लाभ या हानि निकालेंगे। देखो, पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में कितना है, 10,000। ठीक है, मतलब पुनर्मूल्यांकन जो है, ठीक, डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट में कितना दिया है, 10,000, ये वाला अमाउंट, ये डेबिट में लिख दिया हमने, क्रेडिट में है। क्रेडिट में कितना दिया हुआ है, 10,000। और देखेंगे कहाँ, डेबिट में कितना है,
तो पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में अगली स्लाइड में दिया हुआ कितना है 250। 250 तो पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में कितना दिया है 10,000 और पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में कितना दिया है 2,000, जो अपन ने एंट्री से निकाला। ये वाली एंट्री देखो यहाँ पर ये 250 है ना, तो क्रेडिट में 10,000 ये लिखे हैं और डेबिट में कितना है 250। तो हम क्रेडिट वाले में से ये 250 डेबिट के माइनस कर देंगे, 9,750 रुपये बचेंगे। ये क्या गया लाभ। यदि पुनर्मूल्यांकन का डेबिट क्रेडिट का ज्यादा है तो क्या निकलता है लाभ, और डेबिट का ज्यादा है तो क्या है हानि। तो हमें लाभ हो गया 9,750 का। हम पुराने साझेदारों में इस लाभ को बांट देंगे पुराने लाभ हानि अनुपात। तो 9,750 गुणित गया, अनुपात देखो इनका कितना है 3:2। 3:2 बटे 5 है ना, भाग दे दो कितना आ जाएगा 18। यहाँ पर 5 एकम 5, फिर कितना बचे यहाँ 4, 5 नाम 45, फिर कितना बचे यहाँ पर 2, 5 25, गुणा कर दो तो 0, 15, 27, 28, 3 2 5, 38, 10, 18, 22, 2 और 31, ये आ जाएगा आपका। यहाँ पर अपन चेक भी कर लेते हैं। 9,750 का लाभ एंट्री करेंगे हम। जब पुनर्मूल्यांकन से लाभ होता है तो एंट्री क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से एंट्री होगी। क्या लिखेंगे हम, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, पुराने साझेदार कौन है एकांत और प्रशांत। हाँ एकांत के पूंजी खाते से प्रशांत के पूंजी खाते से। नौ 9,750 में से पहले साझेदारों को कितना मिला 5850 और 39, 5,850 और 3,900। नरेशन क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर, पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर वाली एंट्री भी आपकी कंप्लीट हुई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31वां है जो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे ना। तो होमवर्क डालते हैं आपको। आपको हमने आप इतनी सारी प्रविष्टियां करा दी हैं, तो अब एक आध क्वेश्चन प्रविष्टि का आपके लिए भी बनता है कि आप भी करके आए। आगे देखेंगे हम इस क्वेश्चन के बाद ये वाले क्वेश्चन। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, और आपको बता दें इन क्वेश्चनों में जो अब हम करने वाले हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, ये लिखा हुआ है सवाल में पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है। तो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए आपको सवाल में आता है 100%, ठीक है। या तो आपको 90% तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछते हैं खाता बनाने के लिए, 10% आपसे क्या पूछते हैं प्रविष्टियां। तो इन पर फोकस करना आपके लिए बहुत जरूरी है पुनर्मूल्यांकन खाता। हमने कल इसकी थ्योरी भी बताई हुई थी आपको पुनर्मूल्यांकन खाते की। आज अपन सीधा सवाल करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाते की। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है,
शिवपुर के एक कराहे और असलम एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखे लेनदार पूंजी एक्स एक कराहे और असलम की। संपत्तियों में देखो क्या लिखा है, भवन मशीन देनदार माइनस आयोजन विनियोग रोकड़। समायोजन में क्या है, 1 अप्रैल 2018 को श्री पिछोड़े को निम्न शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश दिया। क्या क्या शर्तें हैं, श्री पिछोड़े को लाभ का 1/3 भाग दिया जाएगा, वह पूंजी के 12,000 रुपए तथा ख्याति के 9,600 रुपए लाएगा। भवन का मूल्य 30,000 रुपए, मशीन का मूल्य 8,000 रुपए रखा जाएगा। दुवट ऋण आयोजन 2,000 रुपए से कम कर दिया जाए। विनियोग का बाजार मूल्य 6,500 रुपए था जो कराहे द्वारा लिए जाएंगे। उपर्युक्त विवरण से पुनर्मूल्यांकन खाता एवं पूंजी खाते तैयार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता विवरण राशि विवरण राशि। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, इसके लिए थ्योरी कल हम आपको बता चुके हैं। आज हम सीधा सवाल करेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति नाम मात्र की होती है और नाम मात्र का नियम क्या है, हानि तथा खर्चों को डेबिट। जितने भी हानि और खर्च हैं उनको डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। आय और लाभ होती तो उनको क्या करना है, क्रेडिट। अब क्योंकि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, तो यदि संपत्तियों का मूल्य कम हो जाता है तो हानि है, हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है तो क्या है, लाभ, उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। यदि संपत्ति का मूल्य कम होता है, घट जाता है, तो कहाँ लिखना है, डेबिट में। और यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। दूसरा, दायित्व में यदि दायित्वों का मूल्य बढ़ जाता है तो यह हानि होती है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और यदि दायित्वों का मूल्य घट जाता है तो यह लाभ होता है, इसको कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट। ठीक है, एक एक पॉइंट कैसे तुलना करेंगे, समायोजन वाले मूल्य को देखना है। तो देखो ये वाला तीसरा पॉइंट, भवन का मूल्य 30,000 रुपए। भवन का मूल्य कितना बोल रहा है वो, नया मूल्य 30,000 है। चिट्ठी में देखो भवन कितने का है, 20,000। तो पहले भवन की कीमत 20,000 थी और अब भवन की कीमत कितनी हो गई है, 30,000। जी, अब भवन की कीमत कितनी हो गई है, 30,000। तो भवन का मूल्य बढ़ गया है। जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो क्या है, लाभ। और लाभ का नियम क्या है, आय तथा लाभ को क्रेडिट। मतलब हमें पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में लिखना है भवन। यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट में भवन। कितना मूल्य बढ़ गया, 10,000। भवन का मूल्य कितना बढ़ गया, 10,000। एक एक पॉइंट देखना आराम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में और स्कूलों में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखेंगे, मशीन का मूल्य 8,000 रुपए रखा जाए। इन्होंने बोला मशीन की कीमत कितनी करना है, 8,000। सवाल में देखो मशीन कितने की है, 9। तो पहले कीमत कितनी थी, 9,000। अब नया मूल्य कितना हो गया, 8,000। मतलब कम हो गई कीमत, क्या हुई, कम। यदि संपत्ति की कीमत कम होती है तो क्या है, हानि। तो हानि तथा खर्चों को डेबिट। पुनर्मूल्यांकन के कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। क्या लिखेंगे, मशीन कितनी कीमत कम हो गई है, 1,000। पहले 9,000 थी, अब कितनी हो गई नई कीमत, 8,000। मतलब 1,000 का मूल्य कम हो गया, 1,000 लिखेंगे। अगला चौथा पॉइंट, डूबत ऋण आयोजन 2,000 रुपए से कम कर दिया जाए। इन्होंने बोला है कि डूबत ऋण आयोजन जो 8,000 है
उसको 2000 से कम कर दो। और डूबत ऋण आयोजन जो है वो व्यापार के लिए हानि होती है। अब हम हानियों को कम कर रहे हैं, यदि हानियां आपकी कम होती हैं तो हमें क्या होता है, लाभ। ठीक है, डूबत ऋण आयोजन जो है वो एक प्रकार से आपकी संपत्ति में कमी करती है, वो हानि है। जब हानियों को हम कम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लाभ। तो इन्होंने कहा है डूबत ऋण आयोजन को 2000 से कम करना है, मतलब हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है, देनदारों का मूल्य बढ़ गया है, कम पैसा डूबेगा आपका, ये लाभ हो गया 2000 से। लाभ है यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट में लिखेंगे। यहां पर डूबत ऋण आयोजन कितना, 2000। ठीक है, फिर देखो आगे 5वां पॉइंट, विनियोग का बाजार मूल्य 6500 रुपये था जो कराहे द्वारा लिया जाएगा। अब विनियोग देखो सवाल में कितने के हैं, 8500। तो कितने की कमी हो गई, 8500 में से हम 6500 घटा देंगे, कितना, 2000, है ना। विनियोग का मूल्य पहले 8500 था, अब नीचे कितना हो गया, 6500। तो 2000 रुपये संपत्ति का मतलब विनियोग का मूल्य कम हो गया, घट गया। यदि संपत्ति का मूल्य घटता है तो क्या है, हानि। और नियम क्या है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, हम डेबिट में लिखेंगे। यहां पर विनियोग, विनियोग कितना, 2000, ये भी हो गया। आगे और कुछ नहीं है समायोजन में, और कुछ नहीं बचा, बस पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नहीं था। क्रेडिट का टोटल करेंगे हम 12,000, 12,000 में से माइनस कर देंगे डेबिट के कितने, 3,000, तो कितना बचेगा, 9,000। ये हो गया आपका लाभ। पुनर्मूल्यांकन से लाभ कितना हो गया, 3,000। किस अनुपात के हैं लोग, 3:2। पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटी जाती, तो हम 3:2 में बांटेंगे। यहां पर लेंगे हम 3:2/5, कितने बार जाएगा, 18, 18 × 54, 18 दूनी 36। ठीक, तो यहां लिखेंगे लाभ, डेबिट में जहां कम पड़ता है वहां लिखेंगे लाभ, लेस करके कराहे और असलम। कराहे को कितना मिलना है, 5400, असलम को 3600, टोटल 9,000। इन सबका टोटल कितना आ जाएगा, ये बन गया आपका क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता। अब हमें पूंजी खाते भी बनाना है, पूंजी खाते बनाएंगे। यहां पूंजी खाते, विवरण, कराहे, असलम, और तीसरा साझेदार है पिछोड़े। विवरण, कराहे, असलम, पिछोड़े। ठीक है, कराहे, असलम और पिछोड़े, 3 साझेदार। जब सवाल में कुछ नहीं लिखा होता है तो हम पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर बनाते हैं, हम पहले बता चुके। तो पूंजी खाते का नियम क्या है, साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, है ना। राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, और साझेदारों से जो कुछ लेना सब कहां लिखेंगे, डेबिट में।
सबसे पहले हम पुराने साझेदारों की पूंजी का शेष लिखेंगे। तो शेष देखो, पूंजी का शेष इनका कितना है, 30,000 और 20,000। यहां पर लिखेंगे 30,000, इसका लिखेंगे 20,000। नए साझेदार में डैश कर, फिर लिखेंगे रोकड़। नया साझेदार पूंजी के रूप में कितना पैसा दे रहा है बोलेगा, ठीक है। तो नया साझेदार पूंजी के रूप में देखो, वह पूंजी के 12,000 रुपया तथा ख्याति के 9,600 रुपये लाता है। तो पूंजी के कितने हैं, 12,000। यहां पर लिखेंगे अपन रोकड़ 12,000। और ख्याति के लिए प्रीमियम, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तो उसको हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ख्याति के लिए प्रीमियम, प्रीमियम खाता, ठीक है। बांटेंगे हम ख्याति का पैसा। ख्याति कितनी है, 9,600। अब सवाल में ये नहीं कहा गया है कि नया साझेदार किससे कितना ले रहा है, या पुराने साझेदार नए साझेदार को कितना कितना दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक। सिर्फ पुराने साझेदारों का हिस्सा दिया है और नए साझेदार का कितना भाग है वो दिया है। तो कौन सी कंडीशन है, जब पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहे, ये वाली कंडीशन। इसमें पुराना अनुपात ही आपका क्या होता है, त्याग अनुपात होता है। 3:2 में हम ख्याति को बांटेंगे। तो इसको बांटेंगे हम 3:2 में, बटे कितना, 5। 5 से कितने बार कटेगा, 1। फिर कितना बचा, 4। 5 नाम 45, 5 दूनी 10, गुणा कर दो 0, 6, 9 3 27, 3 2 5, 19 दूनी 38, 40। ये ख्याति का विभाजन है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5,760 और 3,840 डैश। अगला और क्या है सवाल में, यहां पर इन्हें कहा था विनियोग का बाजार मूल्य 6,500 है जो कराहे द्वारा लिए जाएंगे। कराहे ने संपत्ति ले ली है, तो जब कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो उससे हमें पैसा लेना है। तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। विनियोग, विनियोग के पैसे किससे लेना है, कराहे से 6,500, ठीक। पुनर्मूल्यांकन का लाभ हुआ है तो साझेदारों को हमें पुनर्मूल्यांकन के लाभ का पैसा देना है। तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। पुनर्मूल्यांकन, देखो लाभ कितना है, 5400 और 3600। लाभ का पैसा देना है 5400, 3600। और देख लो सवाल में, अब कुछ नहीं दिया सवाल में, सब कुछ हो गया। पहला पॉइंट भी हो गया है, दूसरा भी हो गया है, ठीक। और कुछ भी नहीं दिया, संचय वगैरह कुछ नहीं। अब सीधा टोटल करके अपन क्या निकालेंगे, आंसर निकाल। इनका टोटल करेंगे क्रेडिट का। सबसे पहले क्रेडिट का टोटल कर दो, तो 0, 6, 11 और 10 और 11, 3 और 4 का टोटल 0, 4, 14 और 1, 7 और 2 का 12। ठीक, यहाँ लिखेंगे शेष नीचे ले गए 41,160 में से 6,500 घटा दो, कितना, 6,500। 0, 6, 6 5 11, यहाँ पर 4, यहाँ पर 34,660 बचा आ रहा है, ठीक है। आंसर देखो आ रहा है ना, यहाँ पर 34,660। यहाँ पर लिख देंगे हम शेष 34,660, टोटल आ जाएगा 41,160। दूसरे का 27,440, कुछ भी नहीं घटाना है, टोटल 27,440। तीसरे का 12,000, घटाने वाली कोई चीजें है नहीं है दोनों में, ठीक। तो ये आपके क्या बन गए, पूंजी खाते। ये क्या बन गए आपके, पूंजी खाते।
एक एक पॉइंट पे आपको फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 33वां, सुधीर तथा विशाल एक फर्म में साझेदार हैं जो कि 2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्न था। लेनदार दोनों की पूंजी दी है, बैंक में रोकड़, देनदार प्लांट, भवन, स्टॉक। उन्होंने पंकज को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाना स्वीकार किया। पंकज को लाभ का 1/3 हिस्सा मिलेगा। वह 15,000 रुपये पूंजी तथा 6,000 रुपये ख्याति के लिए देगा। प्लांट तथा मशीन और स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी, भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी। विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण के लिए संचय किया जाएगा। ख्याति की राशि फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी, मतलब पुराने साझेदार निकाल लेंगे। अभी नहीं, पिछले सवाल में कुछ नहीं कहा था इसलिए अपन ने कुछ भी नहीं किया। अब उन्हें कह दिया निकाल लेंगे तो हम निकालने की प्रविष्टि करेंगे, मतलब ट्रांजेक्शन होगा उसका। पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाते हमें तैयार करना है। पुनर्मूल्यांकन, विवरण, राशि, विवरण। देखो सवाल में तो कहां से संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में कमी वृद्धि हो रही है हम वहां देखेंगे। पहला ट्रांजैक्शन तो छोड़ दो, पूंजी और ख्याति का है। दूसरा, प्लांट और मशीन स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी। तो प्लांट मशीन कहां पर है? 35,000, ठीक। और स्टॉक का मूल्य कितना? 20,000। तो प्लांट मशीन और स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी है, तो संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है, तो क्या हानि? तो कहां लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में, क्योंकि नियम क्या है? हानि तथा खर्चों को डेबिट। तो यहां पर लिखेंगे हम प्लांट मशीन और स्टॉक 10% मूल्य कम हो रहा, हानि है तो डेबिट में लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन के। कितना? 35,000 का 10% और स्टॉक 20,000 का, तो 20,000 का 10%। 35,000 का 10% कितना आएगा? 3,500। और 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000। हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का हमें यदि 10% निकालना है तो किसी भी संख्या के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव रख दो, वो कहलाता उस संख्या का 10%। तो 35,000 का 10% कितना आया? 3,500। और अब कितने का निकालना? 20,000 का। तो 20,000 के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना आया? 2,000। मतलब 20,000 का 10% कितना आ गया? 2,000। इस शॉर्ट में निकालना आप सीखें, थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना है तो करना पड़ेगी। बोर्ड में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करना है। तो यहां पर लिखेंगे 3,500, यहां पर लिखेंगे 2,000। अगला क्या लिखा है? देखो, भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि। भवन कितने का है? 50,000। भवन कितने का दिया है? 50,000। तो 50,000 किसी भी संख्या के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना आ गया? 5,000। मतलब 10% बराबर कितना है? 5,000। 50,000 का 10% कितना कहलाना? 5,000। दोगुना कर दो, 10 का दोगुना कितना होता है? 20। तो 5,000 का दोगुना कितना होगा? 10,000। 5,000 का दोगुना कितना होगा? 10,000। या फिर आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे निकालो, जैसा आपने 10th में किया। 50,000 गुण दिया 20/100, 100 काट दो, ये कितना? 5 दूनी 10, 10,000 आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला तरीका जो शॉर्ट में दिया, ये करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम कितना? 10,000। अब संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा, भवन का मूल्य बढ़ रहा है, लाभ है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। भवन कितना? 10,000। भवन के बाद देखेंगे देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान। तो देनदारों पर प्रावधान करना संदिग्ध ऋण के लिए हानि है, तो डेबिट में आएगा, ठीक।
क्योंकि देनदारों की वैल्यू कम हो रही, मूल्य घट रहा है। तो हानि तथा खर्चों को डेबिट, हम डेबिट में लिखेंगे। संदिग्ध ऋण प्रावधान, देखो कितने के हैं देनदार, 9,700, कितने परसेंट बनाना है, 5%। तो 9,700 का 5%, 9,700 का 5%, वैसे तो नॉर्मल 10% में कितना आएगा, 970, 5% में कितना आएगा, आधा कर दो 970 का, तो कितना आ जाएगा, 480। ठीक, कितना आएगा, 970, 970 का आधा कर दो, उससे कितना आ जाएगा, 35, 485, कितना आ जाएगा, 485। फिर भी आप निकाल के भी देख सकते हैं, 7 पना 35, 9 पना 45 और 48, 3, 485, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 400। ठीक, अगला ये भी हो गया आपका। ख्याति की राशि यहाँ पुनर्मूल्यांकन में नहीं आएगी, बस इनका टोटल कर दो। तो 10,000 क्रेडिट का टोटल है और डेबिट के टोटल में से हम माइनस, मतलब क्रेडिट के टोटल 10,000 में से हम माइनस कर देंगे डेबिट का, कितना, 5, 8, कितना, 9, 5, माइनस कर दो तो आ जाएगा 5, 1, 0, 4, लाभ आ गया 4,015। पुनर्मूल्यांकन से लाभ कितना आ गया, 4,015। इस 4,015 को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटेंगे, 2:1, 2:1/3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर कितना बचा, 1, फिर 3 तिरका 9, फिर 2, 3 अट्ठी 24.33, 2 का गुणा कर दो, 6, 6 दशमलव, 2 अट्ठी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 2, 2676.66। एक का गुणा करोगे तो 1338.33। हम गणना निकटतम रुपए में कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 2677 और यहां पर आएगा 1338। देखो आ गया 2677 और 1338। लाभ है पुनर्मूल्यांकन का, तो हम डेबिट में लिखेंगे लाभ डैश। साझेदारों के नाम क्या है, सुधीर और विशाल, सुधीर विशाल। कितना आ जाएगा, 2677, 1338, 4,015, टोटल 10,000। अब ये क्या बन गया आपका, पुनर्मूल्यांकन खाता। अब हमें क्या बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करना है। विवरण, सुधीर विशाल और तीसरा कौन है, सुधीर विशाल और तीसरा है पंकज। विवरण का कॉलम, विशाल पंकज, पूंजी खाते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रेडिट में लिखेंगे हम पूंजी का शेष, क्रेडिट साइड है ना। पुराने साझेदारों की पूंजी लिख देते हैं हम सबसे पहले, कितना दी है, सुधीर की 30,000, विशाल की कितनी है, 20,000, क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पर।
सुधीर की 30, विशाल की 20,000, पंकज में डैश कर दो। फिर लिखेंगे रोकड़, नया साझेदार पूंजी के रूप में कितना पैसा लेके आ रहा है। ठीक है, तो नया साझेदार पंकज ने पूंजी के कितने दिए 15,000 और ख्याति के लिए कितने दे रहा है 6,000। तो पहले हम पूंजी के लिख देते हैं 15,000, फिर लिखेंगे यहां पर ख्याति के लिए प्रीमियम, ख्याति के लिए प्रीमियम। तो यहां पर हम लिखेंगे ख्याति 6,000, त्याग अनुपात में बांटेंगे। पुराने साझेदारों को ख्याति का हम त्याग अनुपात में विभाजन करते हैं। तो कुछ नहीं कहा है तो पुराना अनुपात ही इनका त्याग अनुपात होगा 2:1, 2:1/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर इसको कितने मिलेंगे 4,000, इसको कितने मिलेंगे 2,000। सवाल में कहा है कि पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली, तो हम डेबिट में लिखेंगे रोकड़। सुधीर कितना निकाल रहा है 4,000 ख्याति के, विशाल कितना निकाल रहा है 2,000। और क्या देना हमें, पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ हुआ है वो साझेदारों को देना है, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम पूंजी खाते के। देखो कितना लाभ हुआ है, 2677 और 1338 देना है, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम पुनर्मूल्यांकन। छब्बीस 77 1338। अब संचय वगैरह है क्या सवाल में, ना संचय है ना लाभ है ना, सामान्य संचय वगैरह दिया नहीं है। टोटल करके हम शेष निकाल लेते हैं बस। इनका टोटल तो 36,677, इसका टोटल 23,338। ठीक, अब माइनस करेंगे डेबिट के पहले वाले में से कितना माइनस करना अपन को 4,000 और इसमें से कितना माइनस करना 2,000। 4 माइनस करोगे कितना बचेगा 32,677 और यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 21,338, शेष बचा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट में शेष नीचे ले गए, शेष नीचे ले गए, इसका 32,677, इसका 21,338 और यहाँ पर तो तीसरी वाले का अपने लगा ही नहीं, कितना है 15,000, इसका 15 रहेगा, तो कुछ माइनस करना नहीं। टोटल आ जाएगा इसका 36,677 और इसका 23,338, यहाँ पर 15,000। ये आपके शेष भी आ गए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साझेदारों के पुनर्मूल्यांकन खाते और पूंजी खाते बनाना चालू हो गया है। ये आपके बोर्ड के हिसाब से 12th में बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है कुछ सवाल में या कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आप सबको पता ही है। चलो बाकी का हम आगे कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।